Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें क्या देखना है, सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर हमें यह समझना है कि सप्लाई होती क्या है, क्योंकि जो सप्लाई है वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट है और जब तक सप्लाई नहीं होगी तब तक जीएसटी लेवी नहीं होगा। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 7 समझेंगे सप्लाई। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Article 265 of the Constitution of India mandates that no tax shall be levied or collected except by the authority of law। पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जब तक पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं आएगी, तब तक वो कोई भी टैक्स इंपोज नहीं कर सकती। द चार्जिंग सेक्शन इज अ मस्ट इन एनी टैक्सिंग स्टैट्यूट। तो कोई भी टैक्सिंग स्टैट्यूट हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कस्टम्स एक्ट हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो एक्साइज हो, कोई भी एक्ट हो, उसके अंदर चार्जिंग सेक्शन होना मस्ट है। चार्जिंग सेक्शन नहीं है तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि कब टैक्सेबल इवेंट हुआ, कब आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आई। बिफोर imposing any tax, it must be shown that the transaction falls within the ambit of the taxable event। कोई भी टैक्स लगाने से पहले आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि भाई जो तुमने ट्रांजैक्शन किया है वो टैक्सेबल इवेंट में आता है। जब तक ट्रांजैक्शन टैक्सेबल इवेंट की डेफिनेशन में, टैक्सेबल इवेंट के परव्यू में नहीं आएगा, तब तक टैक्स इंपोज नहीं हो सकता। चार्जिंग सेक्शन के अंदर क्लियरली लिखा होना चाहिए, पर्सन ऑन whom the tax is so imposed also gets covered within the scope and the ambit of the charging section by the clear words used in the section। तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर दो चीजें मेंशन होनी बहुत जरूरी है। चार्जिंग सेक्शन के अंदर दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। पहला, चार्जिंग सेक्शन के अंदर टैक्सेबल इवेंट डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, किस पर्सन के ऊपर टैक्स इंपोज किया है। किस पर्सन के ऊपर आपने टैक्स इंपोज किया है, यह बात भी चार्जिंग सेक्शन में क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए। अब अगला लाइन कहता है कि नो वन कैन बी टैक्स्ड बाय इंप्लीकेशन। इसका मतलब यह है कि अगर तुमने क्लियर वर्ड्स में नहीं लिखा होगा कि किस पर्सन से टैक्स लेना है, तो हमें उसका मीनिंग निकालना पड़ेगा, हमें उसका क्या कह सकते हो, क्रक्स निकालना पड़ेगा, हमें उसका सार निकालना पड़ेगा। और क्रक्स निकालने के बाद अगर हम ये कहें कि फलाने बंदे को टैक्स देना है, तो दैट विल नॉट बी अलाउड। साफ शब्दों में क्लियर वर्ड्स में लिखा होना चाहिए किस पर्सन को टैक्स देना है। किसी भी बंदे को आप इंप्लीकेशन से मीनिंग निकाल के उसका इंटरप्रिटेशन करके टैक्सेबल नहीं करवा सकते। ठीक है, तो दो चीजें मस्ट हैं, पहला टैक्सेबल इवेंट और दूसरा किसके ऊपर, किस पर्सन के ऊपर टैक्स इंपोज किया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, 4 एक्ट आए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और हमारे सिलेबस में सीजीएसटी है। तो सेक्शन नंबर 9 जो है सीजीएसटी का, वो चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन नंबर 9 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है सीजीएसटी का। और ये क्या कहता है, ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट सप्लाईज क्यों लिखा है, क्योंकि सीजीएसटी लगता ही इंट्रा स्टेट पे है, इंटर पे आईजीएसटी लगता है। ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज वुड बी लायबल टू जीएसटी। द लेवी इज ऑन सप्लाई। लेवी किसके ऊपर है, सप्लाई के ऊपर। तो वर्ड सप्लाई इंपॉर्टेंट है, लेवी किसके ऊपर है, सप्लाई के ऊपर। सप्लाई किस चीज का है सर सप्लाई गुड्स का हो सकता है, सप्लाई सर्विसेज का हो सकता है, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज दोनों का हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो तो भी सीजीएसटी लगेगा, आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो भी एसजीएसटी लगेगा, और अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई करते हो तो भी सर सीजीएसटी लगेगा, अगर ये सप्लाई इंट्रा स्टेट है, मतलब विद इन द स्टेट है। एक्सेप्ट on the supply of alcoholic liquor for the human consumption।
अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। ये अभी भी ओल्ड रिजाइम में ही कवर है, लास्ट क्लास में हमने इसको डिटेल में समझा है। हाउएवर, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन जीएसटी। ये भी सर हमने लास्ट क्लास में समझा था कि इन्हें भी जीएसटी में कवर कर लिया है, लेकिन अभी तक डेट नोटिफाई नहीं करी गई है किस डेट से इनको जीएसटी में कवर किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 9 ऑल्सो प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑन विच द टैक्स शैल बी पेड, maximum rate of tax that can be levied, manner of collection of tax by the government, and the person on whom the tax will be levied is also mentioned in section number 9। तो अभी इस चैप्टर में हमें सेक्शन 9 नहीं पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में सेक्शन 7 पढ़ना है। 9 का जिक्र इसलिए आया ताकि आपको यह पता लगे कि 9 सेक्शन इज द चार्जिंग सेक्शन, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि टैक्स किस पे लगेगा, सप्लाई पे लगेगा। चार्जिंग सेक्शन ने आपको बताया कि सर वैल्यू क्या होगी जिस पे टैक्स लगेगा, रेट क्या होगा जिस पे टैक्स लगेगा, आपका किस मैनर में ये टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और किस पर्सन से टैक्स रिकवर किया जाएगा। ये सारी बातें हमने सेक्शन नंबर 9 में मेंशन करी हैं। जब हम सेक्शन नंबर 9 पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। अंडर द जीएसटी लॉ द लेवी ऑफ टैक्स इज एज फॉलोज। इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर, forward charge mechanism; in the hands of recipient, reverse charge mechanism, only for the goods or services specified by the central government under this behalf। अब समझो, जीएसटी के अंदर दो टैक्स मैकेनिज्म है। जीएसटी के अंदर दो टैक्स मैकेनिज्म है। एक टैक्स मैकेनिज्म है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक टैक्स मैकेनिज्म है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसे हम शॉर्ट में एफसीएम बोलते हैं। इस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है सर? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट सप्लायर से टैक्स रिकवर करती है। सप्लायर सप्लाई करता है रिसिपिएंट को, और रिसिपिएंट से दो चीजें रिकवर करता है। एक, ये उससे वैल्यू ऑफ सप्लाई रिकवर करता है। दूसरा, ये उससे जीएसटी रिकवर करता है। और फिर सप्लायर क्या करता है सर? सप्लायर गवर्नमेंट के पास जीएसटी का पैसा जमा कर देता है। ठीक है, सप्लायर फिर गवर्नमेंट के पास जीएसटी का पैसा रिकवर करता है। पूरा का पूरा जीएसटी एक्ट लेवी होता है सप्लायर के ऊपर। मतलब सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना, जीएसटी की रिटर्न फाइल करना, जीएसटी का टैक्सेस पे करना, ये सारा का सारा ऑब्लिगेशन किसका है? सप्लायर का। मतलब गवर्नमेंट सप्लायर से कह रही है, सप्लायर भाई तूने जो सप्लाई करी है, मुझे इस सप्लाई पे तेरे से जीएसटी चाहिए। तू ये जीएसटी का पैसा अपने रिसिपिएंट से, अपने कस्टमर से रिकवर कर और मेरे को टैक्स का पैसा दे। तो सप्लायर क्या करेगा? जब सप्लाई करेगा तो रिसिपिएंट से अपनी सप्लाई का पैसा लेगा, साथ के साथ जो जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया है वो भी रिकवर करेगा, और फिर सप्लायर जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा। इस मैकेनिज्म को बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? सर यहां पर पूरा का पूरा जीएसटी एक्ट रिसिपिएंट के ऊपर लगता है। ध्यान से समझिएगा, सप्लायर जो है वो सप्लाई करता है रिसिपिएंट को, और रिसिपिएंट से सिर्फ क्या रिकवर करता है?
सर ये रिसिपिएंट से केवल वैल्यू ऑफ सप्लाई रिकवर करता है। रिसिपिएंट सप्लायर को क्या दे देता है सर? रिसिपिएंट सप्लायर को वैल्यू ऑफ सप्लाई देता है। अब रिसिपिएंट खुद क्या करेगा? रिसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा अपने हाथों से। ठीक है, रिसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा अपने हाथों से। किस सप्लाई पे? जो सप्लाई उसे सप्लायर से रिसीव हुई है। ठीक है, अब ये कौन सी सप्लाई होंगी सर? ये केवल नोटिफाइड सप्लाइड गिनी चुनी सप्लाई हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। मतलब अगर उंगलियों में गिनोगे तो 20-25 होंगी। तो 20-25 सप्लाईज को नोटिफाई किया गया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पूरा का पूरा जो जीएसटी एक्ट है, पूरा का पूरा जो जीएसटी एक्ट है वो सप्लायर को फॉलो नहीं करना है, वो रिसिपिएंट को फॉलो करना है। बात समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, जो इंपोर्ट्स होती हैं, चाहे वो इंपोर्ट गुड्स की हो, चाहे वो इंपोर्ट सर्विसेज की हो, इसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। इंपोर्ट्स जो होती है वो हमेशा रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती हैं। उसका सिंपल सा एक लॉजिक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जीएसटी जो है वो लेवीड होता है when supply is made in taxable territory। जीएसटी कब लेवी होता है? when supply is made in taxable territory। और टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या है सर? टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है होल ऑफ इंडिया। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या है? होल ऑफ इंडिया। तो जब कभी भी इंडिया में सप्लाई होगी उस पे जीएसटी लगेगा। दूसरा, ये जीएसटी जो है ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड कह लो या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड कह लो। मतलब जहां पर गुड्स कंज्यूम होंगे, प्लेस वेयर गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, अगर ये टैक्सेबल टेरिटरी है, मतलब कि इंडिया है, तो इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। और अगर ये आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी है तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी लेवी नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको। जीएसटी जो है वो आपका कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, या फिर आप कह लो कि सर ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है या फिर कह लो कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसमें क्या होगा कि सर अगर गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल टेरिटरी में कंज्यूम होंगी, गुड्स और सर्विसेज अगर टैक्सेबल टेरिटरी में कंज्यूम होगी, मतलब कि इंडिया में कंज्यूम होंगी, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और अगर वो आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी कंज्यूम होंगी तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब इसका इंप्लीकेशन क्या निकला सर? इसका इंप्लीकेशन ये निकला कि जितनी भी इंपोर्ट्स हैं, इसका इंप्लीकेशन ये निकला कि सर जितनी भी इंपोर्ट्स हैं वो टैक्सेबल होती हैं जीएसटी के अंदर, और जितनी भी एक्सपोर्ट्स होती हैं सर उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, या तो जीएसटी नहीं लगता है या तो आप कह लीजिए कि वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अभी होता क्या वो बाद में समझेंगे। मोटा मोटा बस ये समझो कि जब कभी भी इंपोर्ट होगा तो वो टैक्सेबल होगा। यहां तक बात समझ में आया? अब ये डेस्टिनेशन बेस से मेरा मतलब क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। गुड्स यूएसए में मैन्युफैक्चर हुए, गुड्स मैन्युफैक्चर हुए यूएसए में, और इन्हें इंडिया में इंपोर्ट करा लिया गया, एक्सपोर्टेड टू इंडिया। मतलब ये गुड्स कहां आ गए?
सर ये गुड्स इंडिया में आ गए, और जब गुड्स इंडिया में आए तो कंजम्पशन कहां होगा? कंजम्पशन होगा इंडिया में। इन गुड्स का डेस्टिनेशन कहां है? सर इन गुड्स का डेस्टिनेशन इंडिया है। ओरिजिन कहां हुआ है? ओरिजिन यूएसए में हुआ है, लेकिन कंजम्पशन कहां होगा? डेस्टिनेशन कहां है? सर डेस्टिनेशन इंडिया में है। मतलब कि सर ये इंपोर्ट इन इंडिया है, ये इंपोर्ट इन इंडिया है, या इंपोर्ट इन इंडिया है, तो सर इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगी। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? सर हमने इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर किए, सर हमने इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर किए, और इन गुड्स को हमने यूएसए भिजवा दिया। सर इन गुड्स को हमने यूएसए में एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्टेड टू यूएसए। मतलब इन गुड्स का डेस्टिनेशन कहां हो गया? सर इन गुड्स का डेस्टिनेशन यूएसए हो गया। सर इन गुड्स का कंजम्पशन कहां होगा? सर इन गुड्स का कंजम्पशन भी यूएसए में होगा, और यूएसए हमारी क्या है सर? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो कंजम्पशन अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी पे होगा तो इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं, इस बात से सर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं। ओरिजिन भले इंडिया में है, डेस्टिनेशन जो है, कंजम्पशन जो है, वो कहां होगा? इंडिया के बाहर। और अगर कंजम्पशन इंडिया के बाहर होगा तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी कारण से जो इंपोर्ट्स होती हैं उन्हें हम रिवर्स चार्ज में डालते हैं। रिवर्स चार्ज में क्यों डालते हैं? बैक टू द पॉइंट, सर हम इंपोर्ट्स को रिवर्स चार्ज में इसलिए डालते हैं क्योंकि जो सप्लायर है वो इंडिया के बाहर है, सप्लायर जो है वो इंडिया के बाहर है, तो हम इसे नहीं पकड़ सकते हैं जीएसटी के लिए। ठीक है ना, मान लो मिस्टर जॉन है, ये कैलिफोर्निया में रहते हैं और इन्होंने कैलिफोर्निया से गुड्स को इंडिया में एक्सपोर्ट किया है, तो सर हम कैलिफोर्निया के जॉन को थोड़ा ना कहेंगे कि भाई इंडिया में आ और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले, वो तो लेगा ही नहीं ना, कहेगा पागल थोड़े ना हूं मैं यूएसए में भी टैक्सेस दूं, यूएसए की भी कंप्लायंसेस करूं, तुम्हारी भी कंप्लायंसेस करूं, दफाओ, गुड्स चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो राम राम। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट पकड़ेगी रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट कौन है? सर इंडिया में जो इंपोर्टर है वो मुकेश है, इंडिया में जो इंपोर्टर है वो मुकेश है। तो गवर्नमेंट मुकेश से कहेगी, मुकेश अगर तेरे को इंपोर्ट करनी है, मुकेश अगर तेरे को इंपोर्ट करनी है तो तुझे इंडिया में जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो तू गुड्स इंडिया के बाहर से मंगाएगा उनके ऊपर। मुकेश अगर तुझे इंडिया में गुड्स को इंपोर्ट करना है तो तुझे हमें जीएसटी देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? रिवर्स चार्ज लगा रही है, रिसिपिएंट को पकड़ रही है कि ला बेटा तू हमें टैक्स दे। बात समझ में आया? तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जहां कहीं पर भी सप्लायर को पकड़ना मुश्किल हो जाता है तो वो किसको पकड़ लेती है? रिसिपिएंट को पकड़ लेती है। तो 20 to 25 सप्लायर्स ऐसी हैं जिन्हें आरसीएम में नोटिफाई किया हुआ है, और इसके ऊपर बेसिकली होना क्या है? रिसिपिएंट को गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर को पे करना है, सप्लायर रिसिपिएंट से रिकवर करके गवर्नमेंट को देगा। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को पे करना है तो रिसिपिएंट डायरेक्टली पेमेंट किसको कर देगा? गवर्नमेंट को कर देगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेवी ऑफ टैक्स की। एवरी सप्लाई will be liable to tax. The nature of tax would depend upon the nature of supply. That is, interstate supplies will be liable to IGST and intrastate supplies will be liable to CGST and SGST or UTGST. सर ये आपने हमको लास्ट टर्म पे पढ़ा दिया था, हमें आता है ये। Supply should involve goods and or service either as wholly goods or wholly services. Even where a supply involves both goods and services, the law provides that such supply would be classifiable either as wholly goods or wholly services. Schedule 2 of the Act provide for this classification. Supply will be an intrastate supply if the location of the supplier and the place of supply are within the same state, and the transaction will be an intrastate supply if the location of the supplier and the place of supply are in different states. क्या बोला उसने? सर उसने ये बोला
कि जो सप्लाई होनी चाहिए, जो सप्लाई होनी चाहिए वो होली गुड्स की होनी चाहिए, या फिर वो होली सर्विसेज की होनी चाहिए। और अगर आपकी सप्लाई में गुड्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व हैं, आपकी सप्लाई में गुड्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व हैं, तो इसे हम क्या करेंगे सर, इसे हम क्लासीफाई करवाएंगे, क्लासीफाई करवाएंगे ईदर होली गुड्स के तौर पे या फिर होली सर्विसेज के तौर पे। बात समझ में आया? क्या बोला उसने? कह रहा है सर जो सप्लाई होनी चाहिए वो या तो सिर्फ गुड्स की होनी चाहिए या तो सिर्फ सर्विसेज की होनी चाहिए। और अगर तुम्हारी सप्लाई ऐसी है जिसमें तुम गुड्स और सर्विसेज दोनों देते हो, तो हम इस बंडल को क्लासीफाई करवाएंगे या तो एज अ गुड या तो एज अ सर्विस। इस बंडल को क्वालिफाई करवाएंगे एज अ गुड, एज अ सर्विस। और ऐसा करने में हमारी मदद कौन करेगा? ऐसा करने में हमारी मदद करेगा शेड्यूल 2। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। देखिए, आप लोग रेस्टोरेंट जाते होंगे, फिलहाल अभी तो 4 महीने से नहीं जा पा रहे होंगे, लेकिन 4 महीने से पहले 22 मार्च से पहले आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह, क्लब वगैरह, लॉन्ज वगैरह जाते होंगे। तो रेस्टोरेंट में बेसिकली क्या होता है सर, रेस्टोरेंट में आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है, फूड प्रोवाइड किया जाता है और आपको फूड सर्व किया जाता है। ठीक है ना, आपको फूड सर्व किया जाता है, मतलब किचन में, जो भी रेस्टोरेंट की किचन है वहां पे फूड को कुक किया जाता है। वो फूड आपको वेटर आपकी टेबल तक लेकर आता है। जब आप खाना वगैरह खा लेते हो तो वो प्लेट्स उठाकर लेके जाता है और उसके बाद वो आपको बिल दे देता है। तो रेस्टोरेंट में एक तो वो आपको फूड दे रहे हैं, फूड क्या है हमारे लिए, गुड्स हैं। और जो वो सर्व कर रहे हैं फूड्स, आपको कुक करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी टेबल तक जो फूड आ रहा है वो सर्विस है। मतलब जो भी डिश का प्राइस लिखा होता है, से आपने XYZ कोई डिश मंगाई है और उसका प्राइस लिखा हुआ है 600 रुपया, तो इस 600 रुपए के अंदर रेस्टोरेंट वाले आपसे गुड्स का पैसा भी ले रहे हैं और आपसे सर्विसेज का पैसा भी ले रहे हैं। तो इस सप्लाई में दो चीजें इन्वॉल्व हैं। रेस्टोरेंट की सप्लाईज में गुड्स भी इन्वॉल्व हैं और सर्विसेज भी इन्वॉल्व हैं। तो शेड्यूल 2 कहता है कि सर ये रेस्टोरेंट में जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को हम सर्विस मानेंगे, इस कार्यक्रम को हम सर्विस मानेंगे। मतलब हम ये मानेंगे ही नहीं कि रेस्टोरेंट में गुड सप्लाई होते हैं, हम ये मानेंगे कि रेस्टोरेंट आपको क्या देता है, सर्विसेज देता है। लेकिन एक्चुअली में, हकीकत में वो आपको गुड्स भी दे रहा है और वो आपको सर्विसेज भी दे रहा है। एक्ट के शेड्यूल 2 ने इस बंडल को किसका नाम दिया? उसने कहा कि सर आप रेस्टोरेंट में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो जीएसटी लगेगी वो सर्विसेज वाली लगेगी, ना कि गुड्स वाली। ठीक, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप लोग गैराज जाते हो, आप अपनी कार, बाइक, स्कूटी, ठीक है ना, कुछ भी आप सर्विस करवाते हो। तो गैराज में जब आप जाते हो तो आपको इंजन ऑयल, ब्रेक्स, इंडिकेटर, अगर ये आपका डैमेज है तो बेसिकली जो चीज आपकी खराब है वो चीज वो रिप्लेस करता है। और सर रिप्लेस करने के लिए वो आपसे अपना सर्विस चार्ज ले लेता है। तो जो भी वहां पर काम कर रहा है मैकेनिक, वो भैया आपका इंजन ऑयल डालेगा, ब्रेक वगैरह खोल के नई ब्रेक लगाएगा, पुराना इंडिकेटर हटा के नया इंडिकेटर लगाएगा, तो वो इस बात का आपसे सर्विस चार्ज ले लेता है। तो उसने जो ये आपको इंजन ऑयल, ब्रेक्स, इंडिकेटर दिए, ये गुड्स थे, और जो ये उसने रिप्लेस किए ये उसकी सर्विसेज थी। तो गैराज में भी आपको गुड्स और सर्विसेज दोनों दी जा रही हैं। तो इस बंडल को हम किसका नाम देते हैं? इस बंडल को भी हम सर्विसेज का नाम देते हैं। तो ऐसे ही शेड्यूल 2 ने आपको मैनर बताया है, आपको चीजें बताई हैं कि जब गुड्स और सर्विसेज एक साथ दी जाएंगी
तो उन्हें हम क्लासीफाई करवा देंगे ईदर एज होली गुड और एज होली सर्विसेज। बोलो भाई, यहां तक की कहानी क्लियर हुई? यहां तक की कहानी क्लियर हुई? इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वो आपसे कह रहा था सर कैसे पता लगेगा कि सप्लाई इंट्रास्टेट है कि सप्लाई इंट्रास्टेट है, सॉरी कैसे पता लगेगा सप्लाई इंट्रास्टेट है कि सप्लाई इंटरस्टेट है? देखिए, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जहां पर सप्लाई करी गई है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों अगर सेम स्टेट है, मान लीजिए सप्लायर दिल्ली का है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली की है, तो इसे हम इंट्रा स्टेट बोलेंगे। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट का है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी स्टेट का है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इंटरस्टेट। ठीक है, अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर पूरा एक चैप्टर है कि कैसे पता लगेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है। प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर पूरा एक चैप्टर है जो आपको बताता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है। और अच्छी बात यह है कि जो सीए इंटर वाले बच्चे हैं उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई सीए फाइनल में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। मोटी मोटी बात बस आपको जो ध्यान रखनी है कि अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द सेम स्टेट है तो इट इज इंट्रा, और अगर ये डिफरेंट स्टेट है देन इट इज इंटर स्टेट। अगला पॉइंट आता है टैक्स कौन देगा। अगला पॉइंट आता है टैक्स कौन देगा। टैक्स शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्स कौन देगा? सर जो जीएसटी है, जीएसटी पे करेगा टैक्सेबल पर्सन। अब किस पर्सन को टैक्सेबल पर्सन बोला गया है? टैक्स जो है वो पे करना है टैक्सेबल पर्सन ने। टैक्स इज पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। अब ये टैक्सेबल पर्सन कौन है? सर टैक्सेबल पर्सन वो व्यक्ति है जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी लॉ। जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी लॉ वो टैक्सेबल पर्सन है। दूसरा, जो पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर है। रजिस्टर है नहीं, लेकिन ये लायबल हो चुका है रजिस्टर होने के लिए। अब पर्सन कैसे लायबल होता है, ये कहां लिखा हुआ है? सर पर्सन लायबल टू रजिस्टर होता है, ये बातें दो सेक्शन में लिखी हुई हैं। एक सेक्शन नंबर 22 में लिखी हुई है और एक सेक्शन नंबर 24 में लिखी हुई है। ये दोनों सेक्शन हम रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं। सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट लिखी हुई है। सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट लिखी हुई है। तीन लिमिट्स इसने हमको बताई हुई हैं, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की। तो कुछ पर्सन है उनके ऊपर 10 लाख की लिमिट लगती है, कुछ पर्सन है उन पे 20 लाख की लिमिट लगती है, कुछ पर्सन है उन पे 40 लाख की लिमिट लगती है। ये कौन है? सेक्शन 22 में पढ़ेंगे। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर देते हो, अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करते हो तो आप लायबल टू रजिस्टर हो जाते हो। जब ये थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो जाती है, ये टर्नओवर की है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर की है, तो जब आप ये थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर देते हो तो आप लायबल हो जाते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 24 में कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं। अगर आप ये ट्रांजैक्शंस करते हो या फिर आप नोटिफाइड पर्सन हो तो आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना है। ऐसी बातें सेक्शन 24 में लिखी हैं। तो या तो आप सेक्शन 22 में कवर होंगे या तो आप सेक्शन नंबर 24 में कवर होंगे। मतलब आप लायबल टू रजिस्टर या तो एज पर सेक्शन 22 होंगे या तो एज पर सेक्शन नंबर 24 होंगे। मोटी मोटी बात जो अभी हमें यहां समझनी है इस चैप्टर के लिए,
टैक्स जो है वो टैक्सेबल पर्सन देगा, टैक्स जो है वो टैक्सेबल पर्सन देगा। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है सर? वो पर्सन जो रजिस्टर्ड होता है या फिर वो पर्सन जो लायबल होता है रजिस्टर करने के लिए। लायबल हम कहां होते हैं? दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 22 और सेक्शन 24। ये दोनों ही सेक्शन रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में आएंगे। सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट लिखी हुई है कि अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर देगा तो आप लायबल हो जाएंगे। और सेक्शन नंबर 24 में कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ पर्सन्स हैं जिन्हें नोटिफाई किया हुआ है, इन्हें इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना होता है, मतलब इनके लिए हम टर्नओवर का लिमिट चेक नहीं करते हैं। ठीक है, ये टैक्स पेबल रीड कर लेना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रेट एंड वैल्यू ऑफ टैक्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो मैक्सिमम रेट है, जो मैक्सिमम रेट है जीएसटी का वो 40% हो सकता है। और जब हम 40% की बात करते हैं तो सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है और एसजीएसटी का मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है। करंटली हमारी गवर्नमेंट ने 28% जो है वो सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट रखा हुआ है। 28% इज हाईएस्ट करंटली इन इंडिया। गवर्नमेंट 40% से ज्यादा का टैक्स नहीं ले सकती है जीएसटी के नाम का, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमसे केवल 28% ही ले रही है। मतलब गवर्नमेंट हम पे मेहरबान है। अभी गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो आपसे 40% तक जीएसटी कलेक्ट कर सकती है, लेकिन उसे हम पर दया आई हुई है, हम पर तरस खाया हुआ है उन्होंने, और वो हमसे अभी 28% का जीएसटी ले रहे हैं। और जब मैं 28% बोलता हूं तो सीजीएसटी का 14 आएगा और एसजीएसटी का 14 आएगा। क्लियर? अब समझते हैं सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए गुड्स का मीनिंग क्या है और सर्विसेज का मीनिंग क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए गुड्स का मीनिंग क्या है और सर्विसेज का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 52। गुड्स every kind of movable property other than money and securities but includes actionable claim, growing crops, grass, things attached to or forming the part of the land which are agreed to be served before the supply or under a contract of supply. As per Schedule 3, actionable claim shall not be considered to be supply except lottery, betting and gambling. अच्छा, ध्यान से देखिएगा। गुड्स को डिफाइन किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ने। गुड्स को डिफाइन किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ने। और गुड्स की डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है सर? गुड्स की डेफिनेशन आपसे कह रही है कि सर जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी गुड्स है। मतलब ये पेन गुड्स है, ये राइटिंग पैड गुड है, ये लैपटॉप गुड है, मैं जिसके थ्रू पढ़ा रहा हूं वो गुड है। मतलब एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। ठीक है ना? अदर देन क्या गुड नहीं है? मनी मूवेबल तो है लेकिन गुड नहीं है। सिक्योरिटीज मूवेबल तो हैं लेकिन गुड्स नहीं है। मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब आपकी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मतलब अगर आप पैसे का लेन देन करते हो तो ये गुड्स नहीं है, और गुड्स नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हो, मतलब कि आप शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड सेल परचेज करते हो, तो ये गुड्स नहीं है और इनके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या इंक्लूड करना है? मतलब क्या गुड्स हैं? इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स हैं। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं सर? जहां से हमें पैसा लेना है,
ठीक है ना, कहीं पर डिस्प्यूट चल रहा है, वहां से पैसा आना है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स। तो एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स हैं, मतलब कि एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी लगेगा। इसके बाद उसने क्या बोला, कह रहा है कि सर कोई ग्रास है, क्रॉप्स हैं, या फिर कोई भी चीज जो लैंड का पार्ट होती है, क्या लिखा है, कोई भी चीज जो लैंड का पार्ट होती है, अटैच्ड और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड, एनीथिंग विच इज अटैच्ड और पार्ट ऑफ द लैंड, ये सब आपके गुड्स हैं, ये सब आपके गुड्स हैं, इनके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब एक हमारे पास स्केड्यूल 3 है। स्केड्यूल 3 क्या है सर? स्केड्यूल 3 हमारी एक नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट क्या होती है सर? नेगेटिव लिस्ट वो चीजें जो जीएसटी में कवर्ड नहीं है, वो ट्रांजैक्शंस जो जीएसटी में कवर नहीं है। मतलब इनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, ठीक है ना। और इस नेगेटिव लिस्ट में एक्शनेबल क्लेम लिखा हुआ है, मतलब कि एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान से समझना, मैं बात को बोल रहा हूं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 ने पहले आपसे कहा कि भाई एक्शनेबल क्लेम जो होता है वो गुड्स होता है, गुड्स होता है तो इस पे जीएसटी लगना चाहिए। लेकिन शेड्यूल 3 ने आपके एक्शनेबल क्लेम्स को जीएसटी के एम्बिट के बाहर रखा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। भले एक्शनेबल क्लेम गुड है, भले एक्शनेबल क्लेम गुड है, लेकिन नेगेटिव लिस्ट में उसे डाल दिया गया है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये एक्शनेबल क्लेम लॉटरी का है, अगर ये एक्शनेबल क्लेम लॉटरी का है, बेटिंग का है, गैम्बलिंग का है, मतलब कि यहां से पैसा आना है आपके पास, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग से अगर पैसा आना है, एक्शनेबल क्लेम लॉटरी के फॉर्म में है, बेटिंग के फॉर्म में है, गैम्बलिंग के फॉर्म में है, तो बाबू इसके ऊपर जीएसटी लगेगी, इसके ऊपर जीएसटी लगेगी। ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। गुड्स की डेफिनेशन क्लियर हुई। सभी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो आपकी गुड्स होती हैं। मनी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता है, सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता है, एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, ग्रास गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, क्रॉप्स गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। कोई भी चीज जो लैंड से अटैच्ड है या फिर लैंड का पार्ट है वो आपके गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट कहती है कि एक्शनेबल क्लेम्स पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। एक्शनेबल क्लेम्स अगर लॉटरी का है, बेटिंग का है, गैम्बलिंग का है तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? गुड्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ? गुड्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ? सेक्शन 2 सब सेक्शन 102 मीनिंग ऑफ सर्विसेज। क्या चीजें सर्विसेज हैं? सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form of currency or denomination to another form of currency or denomination for which separate consideration is charged। क्या बोला? सर्विसेज क्या है सर? सेक्शन 2 सब सेक्शन 102 बहुत आसानी से कहता है कि सर जो चीज गुड्स नहीं है, जो चीज गुड्स नहीं है, जो चीज मनी नहीं है, जो चीज सिक्योरिटीज नहीं है, वो सभी चीजें क्या हैं? सर्विसेज हैं। सर्विस क्या है सर? जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है, वो सर्विस है। इंक्लूडिंग अगर आप मनी को कन्वर्ट करने की सर्विसेज देते हो, अगर आप मनी के कन्वर्जन की सर्विसेज देते हो जिसके लिए आप सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज करते हो, तो यह सर्विस हो जाएगी, तो यह सर्विस हो जाएगी। जैसे मैंने $10,000 एक्सचेंज किए
फॉर ₹75 पर डॉलर। मैंने $10,000 एक्सचेंज किए फॉर ₹75 पर डॉलर, और आरबीआई कहती है कि $1 की जो कीमत है वो 78 होनी चाहिए। बात समझ में आया? आप मेरे पास आए हो, मैं ऑथोराइज्ड मनी एक्सचेंजर हूं। आप मेरे पास आए हो, मैं ऑथोराइज्ड मनी एक्सचेंजर हूं। आपने मुझे $10,000 दिए और मैंने आपको 75 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से पेमेंट किया, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि $1 की कीमत 78 रुपीज होने चाहिए। तो मैंने आपको ₹3 कम दिए, मैंने आपको ₹3 कम दिए। मेरी सर्विस का चार्ज कितने रुपए का हो गया? मेरे सर्विस का चार्ज हुआ, मैंने 78 वाली चीज आपको 75 में दी, यानी कि मैंने इस ट्रांजैक्शन में ₹3 का प्रॉफिट कमाया। मैंने ₹3 का प्रॉफिट कमाया। ये ₹3 जो मैंने कमाए हैं, ये क्या है? सेपरेट कंसीडरेशन। ये ₹3 क्या है? सेपरेट कंसीडरेशन, और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो मैंने ₹3 $1 पे कमाए हैं। 10,000 पे कितने कमाए होंगे? सर मैंने 10,000 में 30,000 रुपए कमाए होंगे। तो इस 30,000 पे जीएसटी लेवी होगा। इसे क्या माना जाएगा? सर इसे सर्विसेज कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आया? जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करते हो, या फिर एक डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी को दूसरी डिनोमिनेशन में चेंज करते हो, और आप उसके बदले में कंसीडरेशन चार्ज कर लेते हो, तो उसे आप क्या बोल देते हो? सर्विस। ठीक है। अब अगर 78 रुपीस का $1 था और मैं आपको 78 ही देता, तो मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया। मैंने अगर 78 की चीज आपको 78 में दी, तो मुझे कुछ भी कंसीडरेशन नहीं मिला। फिर ये सर्विस नहीं है। सर्विस ये तभी होगी जब आपकी सेपरेट कंसीडरेशन इन्वॉल्व होगी। एग्जाम्पल दूसरा, नंदनी मेरे पास आई, नंदनी मेरे पास आई 2 लाख रुपए लेके। नंदनी मेरे पास आई 2 लाख रुपए लेके, और ये 2 लाख इनके पास कैसे थे? इनके पास ₹100 वाले नोट थे। कितने नोट थे? इनके पास 2000 नोट्स थे, ₹100 वाले। इन्होंने कहा सर मुझे ये ₹100 नोट ले लीजिए, मुझे इसके बदले में आप 2000 वाले नोट दे दीजिए। मतलब मेरे इस 2 लाख को, जो ₹100 के करेंसी नोट में है, इसे आप 2000 की करेंसी नोट में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने कहा नंदनी हो जाएगा, पर एक प्रॉब्लम है। जब आप कन्वर्जन कराओगे, जब आप कन्वर्जन कराओगे, तो ऐसा होगा मैडम कि आप हमें 2 लाख रुपए दोगे ₹100 वाले नोट्स में, और हम आपको बदले में हम आपको बदले में 1,98,000 रुपीज देंगे 2000 के नोटों में। मतलब कि हम इस कन्वर्जन के लिए 2000 रुपीज अपना चार्ज ले लेंगे। तो मैंने क्या किया है? मैंने एक डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी को, ₹100 वाले नोट को 2000 वाले नोट में कन्वर्ट किया। 2 लाख रुपए को कन्वर्ट किया कितने रुपए में? 198 में। तो जो 2000 रुपए मैंने कम दिए, वो 2000 रुपए मेरे चार्ज हैं। ये चार्ज सेपरेट कंसीडरेशन है। इस चार्ज को क्या बोला जाएगा? सर्विस बोला जाएगा। देखो मनी तो इन्वॉल्व है, लेकिन इस मनी के कन्वर्जन में कंसीडरेशन बन रहा है, और वो कंसीडरेशन सर्विस है, और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। कोई ऐसा पर्सन जिसे डाउट है? अब हमने गुड्स का डेफिनेशन पढ़ लिया, हमने सर्विसेज का डेफिनेशन पढ़ लिया, हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया कि चार्जिंग सेक्शन क्या है, टैक्स कौन देगा, टैक्स कितना लगेगा, इंट्रा कब होगा, इंटर कब होगा, ये सब हमने पढ़ लिया। नाउ द टाइम इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सप्लाई, जिसके लिए हमने चैप्टर शुरू किया है। सेक्शन नंबर 7 जो है वो डिफाइन करता है मीनिंग ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 जो है वो डिफाइन करता है मीनिंग ऑफ सप्लाई, और इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 7(1), फिर एक सेक्शन आएगा 7(1)(a),
फिर आएगा आपके पास सेक्शन 7(2), फिर आएगा आपके पास सेक्शन 7(3). मतलब आपको टोटल 4 सब सेक्शन पढ़ने हैं सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, सेक्शन 7 सब सेक्शन 3। जब आप ये 4 सब सेक्शंस पढ़ लोगे सेक्शन 7 के, तो आपको सप्लाई पूरी क्लियर हो जाएगी कि क्या सप्लाई होती है। स्टार्टिंग विद सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, सप्लाई क्या है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, एंड इंक्लूड्स एग्रीइंग टू सप्लाई व्हेन दे आर फॉर अ कंसीडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इट स्पेसिफिकली इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ठीक है, उसने क्या बोला? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई व्हेन दे आर मेड फॉर अ कंसीडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए कह रहा है कि सर सप्लाई जो है वो इंक्लूड करती है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। अब ये ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई से हमारा मतलब क्या है? सर ये ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई से हमारा मतलब है सर ये सेल हो, ये ट्रांसफर हो, ये बार्टर हो, ये लीज हो, ये रेंटल हो, ये डिस्पोजल हो, और क्या है? लाइसेंस हो। किसी भी तरीके से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, बी इट अ सेल, बी इट अ ट्रांसफर, बी इट अ बार्टर, बी इट अ लीज, बी इट अ रेंटल, बी इट इज अ डिस्पोजल, बी इट इज अ लाइसेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक कंडीशन है कि सर ये कंसीडरेशन के लिए होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। मतलब क्या है? कंसीडरेशन का मतलब आपको पता है, समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब आपको पता है सर, कंसीडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। अब वो समथिंग मनी फॉर्म में हो सकता है, काइंड फॉर्म में हो सकता है, मनी एंड काइंड दोनों फॉर्म में हो सकता है। कंसीडरेशन होना चाहिए। और सर जो ये सप्लाई हुई है ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है, मतलब हमारा बिजनेस का काम है सर ये सप्लाई करना। मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और वो इन द कोर्स मतलब रेगुलर एक्टिविटी है या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया गया है। हमारी रेगुलर एक्टिविटी है। इन द कोर्स मतलब रेगुलर एक्टिविटी, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया गया है। देखिए, जब हम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, जब हम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, तो यहां पर हम कमर्शियल मोटिव चेक करते हैं। यहां पर हम कमर्शियल मोटिव को चेक करते हैं। प्रॉफिट मोटिव है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉफिट मोटिव है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमर्शियल मोटिव होना चाहिए। ट्रांजैक्शन बिजनेस के नेचर में होना चाहिए। अगला, सर रिकरिंग नेचर का है कि नहीं ये भी चेक नहीं करते हैं। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। मतलब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का टेस्टिंग कैसे होगा? कैसे पता लगेगा कि ट्रांजैक्शन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? प्रॉफिट मोटिव टेस्ट नहीं है, रिकरिंग नेचर टेस्ट नहीं है, कमर्शियल मोटिव टेस्ट है। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन कमर्शियल मोटिव के टेस्ट को पास कर जाए,
अगर आपका ट्रांजैक्शन कमर्शियल मोटिव के टेस्ट को पास कर जाए तो इसे हम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोल देंगे। ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, प्रॉफिट मोटिव था नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांजैक्शन रेगुलरली होता है कि नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7(1)(a) कहता है सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग सेल, इंक्लूडिंग ट्रांसफर, इंक्लूडिंग बार्टर, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, लाइसेंस when they are for a consideration and in the course or furtherance of business। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कंसीडरेशन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर कंसीडरेशन है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो आपका ये ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है लेकिन कंसीडरेशन नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इस बात का अभी एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो आपके सामने आ जाएगा, अभी उसको बाद में डील कर लेंगे। मोटी मोटी बातें आपको समझनी है कि सप्लाई के अंदर दो एलिमेंट प्राइमा फेसी होने चाहिए। पहला एलिमेंट कंसीडरेशन, दूसरा एलिमेंट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहां तक बच्चों बात क्लियर हुआ? सप्लाई का सेक्शन 7(1)(a) आपको क्लियर हुआ? दो असेंशियल चीजें होनी चाहिए, एक कंसीडरेशन और दूसरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसीडरेशन के लिए क्या बोल रहा है? कंसीडरेशन मनी में हो सकता है या फिर काइंड में हो सकता है। कंसीडरेशन नीड नॉट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, इट कैन ऑल्सो बी मेड बाय अ थर्ड पर्सन। तो जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन जो है वो रिसिपिएंट ही दे, कंसीडरेशन कोई तीसरा बंदा भी दे सकता है। आप मेरे से टैक्स की क्लासेस ले रहे हो, मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपिएंट हो, लेकिन आपकी फीस आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, तो थर्ड पर्सन इज मेकिंग द पेमेंट। थर्ड पर्सन इज मेकिंग द पेमेंट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द रिसिपिएंट इज टू बी मेड द पेमेंट। पेमेंट कोई भी कर सकता है, सप्लायर को पैसा मिलना चाहिए। एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कंसीडर्ड एज कंसीडरेशन। तो अगर सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दिया है, सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दिया है, तो वो सब्सिडी कंसीडरेशन नहीं मानी जाती है। डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज अ कंसीडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। तो अगर आपने कोई डिपॉजिट दिया है तो वो डिपॉजिट कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा जब तक वो सप्लाई के प्राइस से एडजस्ट ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इंटरनेट कनेक्शन लगवाया, मेरा जो प्लान था इंटरनेट कनेक्शन का वो था 2000 रुपीज पर मंथ का। मेरे सर्विस प्रोवाइडर ने मुझसे डिपॉजिट डिमांड किया और मैंने उसको डिपॉजिट जमा किया 2 महीने का, और उसने मुझसे कहा कि सर जब आप कनेक्शन डिसकंटिन्यू करेंगे तो हम इस डिपॉजिट को एडजस्ट करवा लेंगे आपके लास्ट 2 बिल से। मतलब आपको आखिरी 2 बिल की पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। जब भी आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो हम आपके डिपॉजिट को एडजस्ट करवा लेंगे आपके लास्ट 2 बिल से। ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कनेक्शन अपने पास 12 महीने के लिए रखा। सपोज कर लीजिए जैन से लेकर दिसंबर तक 12 महीने के लिए। तो जैन से लेकर अक्टूबर तक मैंने उन्हें मंथली पेमेंट किया, और नवंबर एंड दिसंबर मैंने उनको पेमेंट नहीं किया, उन्होंने मेरा डिपॉजिट एडजस्ट किया। बड़े ध्यान से सुनना। और ये मैंने डिपॉजिट जमा कब किया था? सर ये डिपॉजिट मैंने उनको दे दिया था 1 जनवरी 2020 को।
तो जब मैंने डिपॉजिट दिया था 1 Jan 20 को, तो ये कंसीडरेशन नहीं था। 1 Jan 20 को जब मैंने डिपॉजिट दिया था तो ये कंसीडरेशन नहीं था। ये कंसीडरेशन कब बना? डिपॉजिट कंसीडरेशन बना जब उसे हमने नवंबर और दिसंबर के बिल से एडजस्ट करवा लिया। बात समझ में आया? फंडा क्लियर हुआ? तो जिस समय आपने पैसा डिपॉजिट किया है उस समय वो डिपॉजिट मनी, वो सिक्योरिटी मनी कंसीडरेशन नहीं है। वो डिपॉजिट मनी, सिक्योरिटी मनी कंसीडरेशन तब बनती है जब उसे आपके सप्लाई से एडजस्ट किया जाता है, सप्लाई के प्राइस से एडजस्ट किया जाता है। बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में क्या आता है? एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, इवन इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट। कोई भी ट्रेड, आप लैपटॉप खरीदने बेचने का काम करते हो, आप सीए हो, प्रैक्टिस करते हो, आप लैपटॉप मैन्युफैक्चर करते हो, तो ये सब क्या है? बिजनेस है। सप्लाई करते हो, एक्वायर करते हो गुड्स को, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स को, सर्विसेज को, इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और द क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस शुरू करने के लिए गुड्स खरीदते हो या बेचते हो, बिजनेस बंद करते वक्त गुड्स को खरीदते हो या बेचते हो, तो इसे भी बिजनेस माना जाएगा, इसे भी बिजनेस माना जाएगा। बिजनेस इंक्लूड्स सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया? जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एसी, इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो अगर आप सप्लाई कर रहे हो, मतलब कि सेल कर रहे हो या फिर एक्वायर कर रहे हो गुड्स को, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स को, जब आप बिजनेस कमेंस करते हो या फिर जब आप बिजनेस क्लोज करते हो। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय द क्लब और एसोसिएशंस टू इट्स मेंबर। तो अगर आप किसी क्लब के मेंबर हो, से आप गेंजिस क्लब के मेंबर हो, तो गेंजिस क्लब का मेंबर हो तो गेंजिस क्लब आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है और आप गेंजिस क्लब को एनुअली मेंबरशिप फीस देते हो, तो इसे भी बिजनेस माना जा रहा है। तो मतलब क्लब जो अपने मेंबर को फैसिलिटीज दे रहा है, इसे भी बिजनेस की डेफिनेशन में डाला गया है। एडमिशन टू एनी प्रीमाइसेस फॉर अ कंसीडरेशन। तो आप अगर किसी भी प्रीमाइसेस में, से आप ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क में जाते हो, या फिर आप सोनू निगम के किसी कॉन्सर्ट में जाते हो, या फिर आप आईपीएल का मैच देखने के लिए जाते हो, तो आपको एंट्री टिकट लेना पड़ता है। तो जब आप एंट्री टिकट लेते हो तो जो बंदा एंट्री टिकट बेच रहा है वो क्या कर रहा है? वो बिजनेस कर रहा है। तो अगर आप किसी भी प्रीमाइसेस पे, किसी भी इवेंट में एडमिशन लेने के लिए अगर पैसा देते हो तो उसे बिजनेस माना जाएगा। सर्विसेज एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन। तो अगर आपने ट्रेड और प्रोफेशन के चलते किसी ऑफिस को होल्ड किया है, देखो हम लोग होता है ना कि मेडिकल जो लाइन में होते हैं उनकी एक यूनियन बनती है, तो मेडिकल यूनियन का एक हेड होता है, वो हेड उन्हीं मेंबर में से चुना जाता है। तो वो मेडिकल यूनियन की जो चेयरपर्सन है, जो उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है? एक तरीके का बिजनेस कर रहा है। वो जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मेडिकल यूनियन को, तो वो एक तरीके का बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जीएसटी ने अपने बिजनेस की डेफिनेशन दी है। तो जीएसटी बता रहा है किन किन चीजों को मैं बिजनेस मानूंगा। जीएसटी बोल रहा है तुम कोई भी ट्रेड, कोई भी कॉमर्स, कोई भी मैन्युफैक्चर, कोई भी प्रोफेशन चलाते हो, वो बिजनेस है। जीएसटी कहता है कि अगर तुम कोई भी गुड्स का सप्लाई करते हो या एक्वायर करते हो, कोई भी सर्विसेज सप्लाई करते हो, एक्वायर करते हो इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस और द क्लोजर ऑफ बिजनेस, तो इसे हम बिजनेस मानते हैं। उसने कहा कि कोई भी क्लब अगर अपने मेंबर्स को सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तो वो क्लब एक बिजनेस चला रहा है, हमने मान लिया। इसने कहा कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी प्रीमाइसेस में, किसी भी कॉन्सर्ट में, किसी भी इवेंट में अगर एडमिशन लेते हो और उसके लिए पैसा चार्ज करते हो, तो वो भी एक तरीके का बिजनेस है। अगर आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हो जो आपने इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ ट्रेड और कॉमर्स होल्ड किया है, तो आप एक तरीके का बिजनेस चला रहे हो। कोई भी एक्टिविटीज जो रेस क्लब में होती हैं, वो एक बिजनेस है। कोई भी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, लो भाई, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो लोकल अथॉरिटीज काम कर रही हैं, वो भी एक तरीके का बिजनेस है। ठीक है ना? मतलब गवर्नमेंट की जितनी एक्टिविटीज है, लोकल अथॉरिटी की जितनी एक्टिविटीज हैं, उन्हें भी जीएसटी में बिजनेस माना गया है। फॉर एनी ट्रेड,
commerce or any other similar activity to qualify as a business, frequency, volume, continuity, regularity of such transaction is not a prerequisite. यही चीज मैंने आपको बताई थी कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव प्रीरिक्विजिट नहीं है, रिकरिंग नेचर जो है वो प्रीरिक्विजिट नहीं है। प्रीरिक्विजिट क्या है? कमर्शियल मोटिव। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कमर्शियल मोटिव से होता है तो वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का पार्ट होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 7(1)(b, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस मेड फॉर अ कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ध्यान से एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस, स्ट्रेस किसको दिया है? सर्विस को। इंपोर्ट ऑफ सर्विस मेड फॉर अ कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चाहे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो चाहे ना हो, उसे आप सप्लाई मान के चलेंगे। ध्यान से समझिएगा। अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं प्लस आपने इसके लिए कंसीडरेशन पे किया है, आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं और आपने इसके लिए कंसीडरेशन पे किया है, और अगर ये इंपोर्ट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है तो ये सप्लाई बन जाएगी। लेकिन सेक्शन कौन सा होगा? सेक्शन सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। और अगर ये नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो ये सप्लाई है कहां पर? सेक्शन 7(1)(b के अंदर। ध्यान से समझना मेरी बात को। मिस्टर जॉन है, ये इंटीरियर डेकोरेटर है और नाम से आपको पता लग गया है कि ये कहां के हैं। सर ये इंडिया के बाहर के हैं, कैलिफोर्निया यूएसए के हैं। इन्होंने इंडिया में मुकेश अंबानी जी को इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज दी हैं। इन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस दिया है हमारे प्यारे मिस्टर मुकेश अंबानी को, और इन्होंने मुकेश अंबानी जी के ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन किया है और इनके रेसिडेंस का इंटीरियर डेकोरेशन किया है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। मुकेश अंबानी जी ने इनको पेमेंट करी है। कितने रुपए की? सर मुकेश अंबानी जी ने इनको पेमेंट किया है, सपोज कर लीजिए डॉलर्स में, और $1,00,000 इन्होंने इनको पेमेंट किया है। अब जरा देख के बताइए कि जो ऑफिस इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज हैं, क्या ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? सर बिल्कुल है, क्योंकि सर ये ऑफिस अगर इंटीरियर डेकोरेट किराया है तो इसका बिजनेस से लेना देना है, तो ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। और जब हमने रेसिडेंस का इंटीरियर डेकोरेशन करवाया है तो सर इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब सेक्शन 7(1)(a कहता है
कि सर जब कंसीडरेशन हो, सेक्शन 7(1)(a कहता है जब कंसीडरेशन हो और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तो सर ये सप्लाई है, और सप्लाई किधर है? सप्लाई सेक्शन 7(1)(a के अंदर है। तो सर ये सप्लाई बनेगी, और सप्लाई किधर बनेगी? 7(1)(a के अंदर। और अगर इंटीरियर डेकोरेशन घर का हुआ है, ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का नहीं है, तो सेक्शन 7(1)(b कहता है कि भैया अगर तुमने सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं और तुमने उनके लिए कंसीडरेशन दिया है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है कि नहीं, हम आंख बंद करके इसे सप्लाई डिक्लेयर कर देंगे। बोलो बोलो। 7(1)(b में इंपोर्ट सर्विस का होना चाहिए, गुड्स का नहीं, कंसीडरेशन होना चाहिए। 7(1)(b में दो चीजें, सर्विसेज इंपोर्ट होनी चाहिए और कंसीडरेशन होना चाहिए। 7(1)(a में किसी भी तरीके की सप्लाई हो, कंसीडरेशन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। डाउट किसी को? 7(1)(b में डाउट किसी को? ये रीड कर लेना घर पे। अच्छा, सर्विसेज इंपोर्ट हुई हैं, सर्विसेज इंपोर्ट हुई हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और अभी आपको बताया गया था कि जब सर्विसेज इंपोर्ट होती हैं तो इस $1,00,000 पे जीएसटी लगेगा, और किस मैकेनिज्म के तहत लगेगा? सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लगेगा। क्लियर हो गई बात? इस $1,00,000 पे मिस्टर जॉन से टैक्स नहीं मांगा जाएगा, मिस्टर मुकेश अंबानी जी से टैक्स मांगा जाएगा। क्लियर? इंपोर्ट हमेशा रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती हैं। ये पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। 7(1)(c कहता है द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। अच्छा जी, 7(1)(c आया, और सेक्शन 7(1)(c कहता है कि सर अगर सप्लाई शेड्यूल 1 में है एक शेड्यूल 1 बनाया हुआ है और इसमें कुछ 4-5 ट्रांजैक्शंस को नोटिफाई किया है। शेड्यूल 1 बनाया, इसमें कुछ 4-5 ट्रांजैक्शंस को नोटिफाई किया। गवर्नमेंट कहती है कि भाई शेड्यूल 1 में जो मैंने ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, इन ट्रांजैक्शन में अगर कंसीडरेशन नहीं है, इन ट्रांजैक्शन में अगर कंसीडरेशन नहीं है तो भी हम इसे सप्लाई मान लेंगे, लेकिन ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। मतलब सप्लाई अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, भले कंसीडरेशन नहीं है, तो उसे भी सप्लाई माना जा सकता है, लेकिन वो शेड्यूल 1 में मेंशन होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको सेक्शन 7(1)(a पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था सप्लाई के लिए दो चीजें एसेंशियल हैं। एक हमारे पास कंसीडरेशन होना चाहिए और दूसरा हमारे पास फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब इन दोनों ही एसेंशियल कंडीशंस का, इन दोनों ही एसेंशियल कंडीशन का एक एक एक्सेप्शन आ गया। कंसीडरेशन का एक्सेप्शन आया सेक्शन 7(1)(c। 7(1)(c में शेड्यूल 1 है, और वो ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल 1 में लिखे हुए हैं जिनमें कंसीडरेशन नहीं है, फिर भी उसे हम क्या मान लेंगे? सप्लाई।
फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शन आया। ये एक्सेप्शन कहां लिखा हुआ था सर? ये एक्सेप्शन 7(1)(b) में लिखा हुआ था। इसने कहा कि अगर तुमने इंपोर्ट किया है सर्विस का और तुमने कंसीडरेशन दे दिया है तो हमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चेक करने का जरूरत नहीं है, ये सप्लाई है। बोलो भाई, सेक्शन 7(1)(a) के दो एक्सेप्शंस हैं जो 7(1)(c) और 7(1)(b) में लिखे हुए हैं। 7(1)(b) में आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस का बात किया है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई बात नहीं, कंसीडरेशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, सप्लाई है। 7(1)(c) में कंसीडरेशन का एक्सेप्शन आया है। शेड्यूल 1 के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सप्लाई माने जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस पे कंसीडरेशन है कि नहीं, बस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, आपका काम चल जाएगा। तो सेक्शन 7(1)(c) ने हमें शेड्यूल 1 से मिलवाया और सेक्शन 7(1)(c) ने बताया कि शेड्यूल 1 में हमने वो ट्रांजैक्शंस लिखे हैं जिनमें कंसीडरेशन ना होने के बावजूद उन्हें सप्लाई मान लिया जाएगा क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हुए हैं। इस शेड्यूल 1 को हम डीम्ड सप्लाई भी बोलते हैं। इस शेड्यूल 1 को हम क्या बोलते हैं? डीम्ड सप्लाई। मतलब इसने जो सप्लाईज बताई हैं उन्हें माना जाएगा कि वो सप्लाई हैं क्योंकि कंसीडरेशन तो इन्वॉल्व है नहीं, हम सिर्फ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही देखेंगे, तो इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? डीम्ड सप्लाई बोल देते हैं। अब इसमें जो पहला ट्रांजैक्शन लिखा है वो लिखा है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। The word transfer in this clause suggests that there should be another person who would receive the business asset at the other end. The use of word permanent transfer means that the goods should be transferred without any intention or requirement of having to receive the goods back. However, even in these types of transaction, it is essential that there is a delivery of the business assets. ध्यान से अगर आप पहला लाइन पढ़ो, जो स्टेटमेंट का पहला लाइन है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर द आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तो अगर आपने बिजनेस की असेट परमानेंटली ट्रांसफर कर दी, क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? शेड्यूल 1 पढ़ने जा रहे हैं। शेड्यूल 1 का पहला ट्रांजैक्शन कहता है कि सर अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर किया है, किसका सर? परमानेंट ट्रांसफर किया है बिजनेस असेट का, जिसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट पता है ना आप लोगों को क्या था? कि जब हम गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज खरीदते हैं तो उस पे जो टैक्स देकर आते हैं उसका हम एडजस्टमेंट ले लेते हैं हमारी आउटपुट सप्लाई में से। तो अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर किया है पहला बिजनेस असेट का जिसके ऊपर आप आईटीसी ले चुके हो, तो भले इस ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन नहीं है, भले इस ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन नहीं है, इसे सप्लाई मान लिया जाएगा, इसे सप्लाई माना जाएगा एज पर शेड्यूल 1। सर ऐसे समझ नहीं आएगा, प्लीज एक एग्जांपल दीजिए। ये देखिए एग्जांपल, इन्फोसिस ने 100 लैपटॉप्स परचेज किए थे। फर्स्ट जैन 2019 को इन्होंने 1 जैन 2019 को 100 लैपटॉप्स परचेज किए थे। इसकी परचेज वैल्यू थी, सपोज कर लीजिए 10 लाख रुपए, और इस पे इन्होंने जीएसटी पे किया था, सपोज कर लीजिए 1,80,000 रुपए का। 10 लाख रुपए के लैपटॉप खरीदे थे और जीएसटी पे किया था 1,80,000 रुपए का, और इस 1,80,000 रुपए का आईटीसी अवेल कर लिया गया था।
जैन 2019 में हमने इसका आईटीसी अवेल कर लिया था, ठीक है। ऑन 1 जैन 2020 इन्फोसिस ने क्या किया, इन्फोसिस ने डोनेट कर दिए ये 100 लैपटॉप्स जो कि उन्होंने परचेज किए थे ऑन 1 जैन 19 टू गवर्नमेंट स्कूल इन मुंबई। इन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट स्कूल्स को वो 100 लैपटॉप्स डोनेट कर दिए। अब जरा ध्यान से एक एक चीज चेक करना। सर इन्फोसिस ने जो ये 100 लैपटॉप खरीदे थे, क्या ये 100 लैपटॉप बिजनेस असेट थी? क्या लगता है? सर बिल्कुल थी, बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी गई थी, तो ये हमारी बिजनेस असेट थी। क्या हमने इनका आईटीसी अवेल कर लिया था? सर हमने इनका आईटीसी भी अवेल कर लिया था जनवरी 2019 में ही। जिस साल खरीदा था हमने उसी साल इसका, जिस मंथ खरीदा था हमने उसी मंथ इसका आईटीसी ले लिया था। सर हमने इसे डोनेट कर दिया, क्या डोनेशन कभी वापस ली जाती है? सर जो चीज एक बार डोनेट कर दी। ये क्या है? सर ये एक तरीके का परमानेंट ट्रांसफर है, मतलब ये सारी कंडीशंस पूरी हो गई। और ऑब्वियस है कि सर डोनेशन थी तो ये डोनेशन विदाउट कंसीडरेशन ही थी। तो जब कभी भी ऐसा सिनेरियो होगा तो हम ये मानेंगे कि ये जो डोनेशन हुआ है ये सप्लाई है, सप्लाई है एज पर शेड्यूल 1। और अगर ये सप्लाई है तो सर इस पे जीएसटी लेवी होगा। बोलो यहां तक बात क्लियर हुआ? यहां तक बात क्लियर हुआ? कृष्णा अभी उस पे जोर मत डालो, आईटीसी कैसे अवेल होता है। जब इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कैसे होता है। अभी बस आप ये मानो कि आईटीसी अवेल कर लिया हमने। इन्होंने जैन मंथ में जो अपनी सप्लाईज करी होंगी, उन सप्लाईज में से इस 1,80,000 को एडजस्ट करवा लिया होगा। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, सर जीएसटी लगाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक हमें वैल्यू की जरूरत होती है और एक हमें रेट की जरूरत होती है। जब हम लैपटॉप खरीद के लाए थे तो हमें लैपटॉप की वैल्यू पता थी कि हम 10 लाख रुपए के लैपटॉप लेकर आए हैं और हमने इस पे 18% से जीएसटी पे किया था, तो हमें रेट भी पता था। तो जीएसटी का कैलकुलेशन आसान हो गया था, हमें वैल्यू पता थी और हमें जीएसटी का रेट पता था। लेकिन सर जब हमने डोनेशन दिया है और कोई कंसीडरेशन ही नहीं है, तो सर गवर्नमेंट वैल्यू कहां से लेकर आएगी? रेट तो सर मान लेते हैं लैपटॉप है तो रेट तो 18% होगा, ये तो हमें पता है। लेकिन जब कोई चीज डोनेट करी गई है, जब हमने किसी का पैसा लिया ही नहीं, तो सर आप जीएसटी कैसे ले लोगे? सर यहां पर जो वैल्यू आएगी वो एज पर सेक्शन नंबर 15 आएगी। सेक्शन नंबर 15 किसकी बात करता है? सर सेक्शन नंबर 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करता है। तो सेक्शन नंबर 15 हमारी मदद करेगा शेड्यूल नंबर 1 की वैल्यू ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई करने में। श्रेयांश क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर क्या गिफ्ट में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल श्रेयांश, जब हम गिफ्ट देते हैं तो पैसा चार्ज नहीं करते हैं, हम पैसा चार्ज नहीं करते हैं। मान लीजिए इन्होंने ये लैपटॉप्स जो हैं अपने रिलेटिव को गिफ्ट कर दिए, जी नंदनी, सप्लायर इन्फोसिस है, इन्फोसिस ही जीएसटी पे करेगी। सप्लायर इन्फोसिस है, इन्फोसिस ही जीएसटी पे करेगी। ये गिफ्ट पे भी एप्लीकेबल होगा किसी भी तरीके से। नंदनी वो आईटीसी ऑलरेडी ले चुकी है बच्चे, वो आईटीसी ऑलरेडी ले चुकी है,
तो दोबारा से आईटीसी कैसे मिल जाएगा? पहला पॉइंट क्लियर? शेड्यूल 1 का पहला पॉइंट क्लियर? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन. Any supply of goods or services in the course of business or furtherance of business by a taxable person to a related person as defined below in section 15 subsection 5 or by one taxable person to another taxable person as provided in section 25 when made without consideration would qualify as supply. क्या बोल रहा है वो? कह रहा है सर जब सप्लाई दो रिलेटेड पर्सन के बीच में होगी, जब सप्लाई दो रिलेटेड पर्सन के बीच में होगी, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को गुड्स सप्लाई करे विदाउट कंसीडरेशन, और जो एक्स लिमिटेड है वो होल्डिंग कंपनी है वाई लिमिटेड की, मतलब कि एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आपस में सर क्या है? सर ये आपस में रिलेटेड हैं, और रिलेशनशिप कैसा है? होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है. तो एक्ट कहता है कि जब आपने अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया है बिना कंसीडरेशन के, तो इसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा. और यह सप्लाई किधर मानी जाएगी? सर शेड्यूल 1 में. सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1)(c) यानी कि शेड्यूल 1. अब इसने एक वर्ड और यूज किया था कि अगर सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन में होती है, सप्लाई अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होती है तो उसे भी हम सप्लाई मान लेंगे अगर बिना कंसीडरेशन के है तो. अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है, ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है. ये समझाने के लिए मुझे आपको रजिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड देना पड़ेगा. देखो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो दो तरीके का होता है. एक तो वो पैन बेस्ड होता है, मतलब कि आपके पास पैन होना चाहिए, बिना पैन के आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है. दूसरा ये स्टेट बेस्ड होता है, मतलब आप जिन जिन स्टेट से सप्लाई कर रहे हैं हर उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. मतलब मिस्टर एक्स हैं सर, मिस्टर एक्स हैं, इनका पैन नंबर है BDIPA 0884Q. ठीक है. मिस्टर एक्स क्या करते हैं सर? सर ये फर्नीचर में डील करते हैं, फर्नीचर में डील करते हैं, और इनके दो शोरूम हैं, इनके पास दो शोरूम हैं. एक शोरूम जो है वो इनका मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और दूसरा इनका जो शोरूम है वो कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में. अब एज पर जीएसटी लॉ मिस्टर एक्स को दो रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे. मुंबई शोरूम के लिए उन्हें महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और कानपुर वाले शोरूम के लिए उन्हें यूपी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. तो एक रजिस्ट्रेशन उनके पास महाराष्ट्र का होगा, यहां पे भी रजिस्ट्रेशन होगा, और इनके पास यहां पर भी रजिस्ट्रेशन होगा. और दोनों जगह पे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए इन्होंने अपना पैन दिया होगा, दैट इज BDIPA 0884Q. दोनों जगह पे रजिस्ट्रेशन के लिए यही वाला पैन लगा होगा.
तो एक्ट कहता है मिस्टर एक्स का जो मुंबई वाला शोरूम है और जो कानपुर वाला शोरूम है ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। कानपुर वाला शोरूम और मुंबई वाला शोरूम ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका मालिक एक है मिस्टर एक्स, क्योंकि दो अलग अलग जगह पे रजिस्ट्रेशन है। इसका यहां रजिस्ट्रेशन है, इसका यहां रजिस्ट्रेशन है। दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन होने की वजह से ये कानपुर का शोरूम और मुंबई का शोरूम क्या बन चुका है? डिस्टिंक्ट पर्सन। बड़े ध्यान से समझना था। अब मान लो कानपुर में फर्नीचर की कमी हो गई और मुंबई शोरूम में हमारे पास सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ है। तो मुंबई शोरूम ने क्या किया? कानपुर शोरूम को स्टॉक ट्रांसफर किया। इन्होंने कानपुर शोरूम में स्टॉक ट्रांसफर किया। अब जरा एक बात बताओ सोच के, क्या कानपुर शोरूम मुंबई शोरूम को पैसा देगा? सर कानपुर शोरूम भी एक्स का है, मुंबई शोरूम भी एक्स का है, तो एक्स खुद को पैसा थोड़ा ना देगा। अगर वो खुद को पैसा दे तो ये ऐसा होगा कि वो अपनी राइट साइड पॉकेट से पैसा निकाल रहा है और लेफ्ट साइड पॉकेट में डाल रहा है तो दोनों उसी की ना। राइट साइड कानपुर शोरूम है, लेफ्ट साइड मुंबई शोरूम है, तो हम कानपुर शोरूम से मतलब लेफ्ट पॉकेट से पैसा निकालें और राइट पॉकेट में पैसा ट्रांसफर कर दें। तो सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक ही बंदे के हैं तो वो कोई भी कंसिडरेशन अपने आप को नहीं देगा। ये जो स्टॉक ट्रांसफर होगा ये विदाउट कंसिडरेशन होगा। अब जीएसटी कहती है कि देख भाई, तूने भले कंसीडरेशन नहीं लिया हो, लेकिन हमारी नजर में मुंबई वाला शोरूम और कानपुर वाला शोरूम डिस्टिंक्ट पर्सन है। मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, ये एक नहीं है, ये दो अलग अलग लोग हैं जो सप्लाई कर रहे हैं। हमें इस सप्लाई पे तुमसे जीएसटी चाहिए, हमें इस सप्लाई पे तुम्हें जीएसटी चाहिए, हम इसके ऊपर जीएसटी लेवी करेंगे। और ये जो जीएसटी लेवी होगा वो कहां लेवी होगा? सेक्शन 7(1)(c) रीड विद शेड्यूल 1। अब इसमें सप्लायर कौन है? सर इसमें सप्लायर है मुंबई का शोरूम और रिसिपिएंट कौन है? कानपुर का शोरूम। तो गवर्नमेंट टैक्स किससे मांगेगी? मैंने आपसे बताया कि सभी सप्लायर्स पे एफसीएम लगता है, तो सप्लायर से गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। तो सप्लायर क्या करेगा? मतलब मुंबई शोरूम क्या करेगा? मुंबई शोरूम जीएसटी डिपॉजिट करेगा। किसको डिपॉजिट करेगा? सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। अब आप कहेंगे सर खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, मतलब हमने स्टॉक ट्रांसफर कर दिया और हमें पैसा भी नहीं मिला और गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ गया। देखिए कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब मुंबई शोरूम जीएसटी डिपॉजिट करेगी तो उतना ही आईटीसी रिसिपिएंट क्लेम कर लेगा। तो जो मुंबई शोरूम ने टैक्स पे किया है उतनी अमाउंट का हमें क्या मिल जाएगा? आईटीसी। मतलब गवर्नमेंट हमें बाद में इसका एडजस्टमेंट दे देगी। तो मतलब हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारी जेब से आज पैसा जाएगा लेकिन फ्यूचर में इसका एडजस्टमेंट हमको मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आई कि सर अगर जीएसटी का बाद में एडजस्टमेंट देना ही था तो आज हमसे जीएसटी लिया ही क्यों? भाई आज तुम हमसे 100 रुपए ले रहे हो और कह रहे हो कि सर कल जो तुमको पैसा देना होगा उसमें से 100 रुपए एडजस्ट करवा देंगे। तो जब तुझे एडजस्ट ही कराना है मेरे भाई, तो तुम मुझसे 100 रुपए ले ही क्यों रहा है? तो भाई गवर्नमेंट हमसे पैसा इसलिए ले रही है ताकि आप चोरी ना करो। सर स्टॉक ट्रांसफर्स को जीएसटी के एम्बिट में लाने का पर्पस यह है ताकि रास्ते से माल गायब ना हो, ठीक है ना। कुछ सप्लायर्स क्या करते थे, स्टॉक ट्रांसफर के नाम से माल को अपने शोरूम से निकालते थे और उसे कानपुर शोरूम तक पहुंचाते ही नहीं थे, बीच में से ही माल गायब कर देते थे। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का नुकसान हो जाता था, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का नुकसान होता था। तो ओल्ड रिजाइम में स्टॉक ट्रांसफर्स को टैक्स के एम्बिट में नहीं लाया गया था, लेकिन जीएसटी रिजाइम में स्टॉक ट्रांसफर को टैक्स के एम्बिट में लाने से क्या हुआ कि मुंबई शोरूम ने टैक्स गवर्नमेंट को दिया। अब तुम्हारा माल चोरी हो ना हो तुम्हारी सरदर्दी, मतलब तुम पूरी कोशिश करोगे कि माल कानपुर शोरूम पहुंचे
ताकि जो तुमने यहां टैक्सेस दिए हैं उसका तुम्हें आईटीसी मिल पाए। बात समझ में आया? क्योंकि अगर माल चोरी हो गया तो गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया, नुकसान तुम्हारा हुआ। बात समझ में आई? ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, स्टॉक ट्रांसफर्स को कवर कर लिया है आपके शेड्यूल 1 में। अब जरा हम पढ़ते हैं कौन लोग रिलेटेड पर्संस होते हैं और कौन लोगों को डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं या आपको एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेना है, चाहे एक स्टेट के अंदर चाहे एक स्टेट से ज्यादा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डिस्टिंक्ट पर्संस बोलते हैं। तो जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स आपके रजिस्टर्ड हैं, जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स आपके रजिस्टर्ड हैं, हर वो एस्टैब्लिशमेंट आपके लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है। क्लियर? मोहन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस दिल्ली में है। इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में भी ले रखा है क्योंकि इन्होंने वहां पर ब्रांच खोली है। अब दिल्ली वाला हेड ऑफिस और वेस्ट बंगाल का ब्रांच ऑफिस, ये दोनों मोहन के हैं, दोनों के रजिस्ट्रेशन में मोहन का पैन लगा होगा, लेकिन ये दोनों ही डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। मतलब कि अगर वेस्ट बंगाल ब्रांच ऑफिस से कोई सर्विस हेड ऑफिस को दी जाती है या फिर हेड ऑफिस कोई सर्विस ब्रांच ऑफिस को देता है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा एज पर शेड्यूल 1। फर्दर, where a person who has obtained or required to obtain in a state or a UT in respect of an establishment has an establishment in another state or UT, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person। वही लॉजिक आ गया। रघुबीर फैब्रिक्स हैं, इन्होंने 1000 शर्ट फैक्ट्री जो कि लखनऊ में है उसे ट्रांसफर किया है रिटेल शोरूम दिल्ली में। तो दिल्ली का रिटेल शोरूम और लखनऊ की फैक्ट्री, दिल्ली का रिटेल शोरूम और लखनऊ की फैक्ट्री, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन हैं। हमें दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा रिटेल शोरूम का और लखनऊ में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फैक्ट्री का। तो जब हम फैक्ट्री से रिटेल शोरूम में सप्लाई करेंगे, इट विल बी सप्लाई बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन एंड इट विल बी कवर्ड अंडर द सप्लाई एज पर सेक्शन 71C एंड जीएसटी शैल बी लेवीड। रिलेटेड पर्संस कौन होते हैं? रिलेटेड पर्सन वो होते हैं जो बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं। एनी पर्सन होल्ड 25% और मोर शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम। जैसे मिस्टर ए हैं, ये 25% शेयर एक्स लिमिटेड में रखते हैं, 25% शेयर वाई लिमिटेड में रखते हैं। तो ए की वजह से एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड क्या बन जाएंगी? रिलेटेड पर्सन। मिस्टर ए एक्स लिमिटेड में 25% शेयर रखते हैं, मिस्टर ए वाई लिमिटेड में 25% रखते हैं। तो मिस्टर ए की वजह से एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। मतलब एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के बीच में कोई भी सप्लाई होगी बिना कंसीडरेशन के, तो उसे आप डीम्ड सप्लाई मानोगे। वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। ए लिमिटेड कंपनी 51% शेयर रखती है एक्स लिमिटेड के, मतलब ए लिमिटेड होल्ड कर रही है, कंट्रोल कर रही है एक्स लिमिटेड को। ए लिमिटेड और एक्स लिमिटेड रिलेटेड हैं। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन। एबीसी लिमिटेड के पास 26% शेयर हैं एक्स लिमिटेड के, पीक्यूआर के पास 27% शेयर्स हैं एक्स लिमिटेड के। 26 और 27 मिलाइए 53 होता है। तो दो कंपनियां एबीसी और पीक्यूआर मिलके एक्स लिमिटेड को कंट्रोल कर रही हैं। तो ये तीनों एबीसी, पीक्यूआर और एक्स, ये तीनों आपस में रिलेटेड मान ली जाएंगी। अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो आप लोग रिलेटेड पर्सन हैं। अगर आप सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो आप लोग रिलेटेड पर्सन हैं। और डेफिनेशन में कौन कौन आ जाएगा? स्पाउस, बच्चे आ जाएंगे, पेरेंट्स आ जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे, ब्रदर आ जाएंगे, सिस्टर आ जाएंगे, जो होली और मेनली डिपेंडेंट हैं उस पर्सन के ऊपर। तो देखो, मेरी अगर बात करो तो मेरा स्पाउस मतलब मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, ये रिलेटेड पर्सन है। माता पिता, भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, ये मेरे रिलेटेड पर्सन तब माने जाएंगे जब ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अगर ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो इन्हें रिलेटेड नहीं माना जाएगा। बीवी के लिए और बच्चों के लिए डिपेंडेंट होना कंडीशन नहीं है, लेकिन जो बाकी रिश्तेदार हैं उनका आपके ऊपर डिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर वो डिपेंडेंट है तभी वो रिलेटेड है, अदरवाइज वो रिलेटेड नहीं है।
बोलो भाई, यहां तक बातें क्लियर हुई? यहां तक बातें क्लियर हुई? चलो इसके आगे मैं नेक्स्ट टर्न पे टेकअप करूंगा, अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए।